हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं हीमोफिलस। हीमोफिलस जो है वो एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज है, एक जीनस है जिसके अंदर वेरियस टाइप के बैक्टीरियाज आते हैं। तो सबसे पहले अपन हीमोफिलस के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। हीमोफिलस जो है वो एक जीनस है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। इसके अंदर जो है वो सभी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज है इस जीनस के अंदर। और उनकी स्पेशल बात जो है वो ये है कि ये प्लियोमॉर्फिक है। प्लियोमॉर्फिक मीन्स इनकी जो स्ट्रक्चर है, जो इनकी एनाटोमी है, जो इनकी शेप एंड साइज़ है, वो डिपेंड करती है एनवायरमेंटल कंडीशन पे। इसलिए ये एनवायरमेंटल कंडीशंस के अनुसार जो है अपनी शेप और साइज़ जो है वो चेंज करता रहता है। इसीलिए इसको अपन एक्चुअल में कोको बेसिलाई कहते हैं, क्योंकि ये कुछ टाइम पे कोकाई की तरह दिखाई देता है, कुछ टाइम ये जो है बेसिलाई की तरह दिखाई देता है। तो डिपेंड करता है कि न्यूट्रिशनल जो मीडिया है आसपास वो कैसा प्रेजेंट है, इसके लिए फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस है या नहीं, और जिस तरह की इसको एनवायरमेंटल कंडीशंस मिलती है उसके हिसाब से ही जो है ये अपनी शेप गेन करता है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो हीमोफिलस बैक्टीरिया है ये टिपिकली एक तरह से स्मॉल कोको बेसिलाई है। कोकस और बेसिलाई के इसके अंदर दोनों के फीचर्स देखने को मिलते हैं। और ये जो इसका कैटेगराइज किया गया है अपन ने कि ये एक प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया है, क्योंकि अपन ने पहले ही बात की है कि वाइड रेंज ऑफ शेप, ये जो है काफ़ी टाइप की शेप जो है वो गेन कर लेता है बिटवीन कोकस एंड बेसिलाई। कोकाई से लेके बेसिलाई तक की जो है ये शेप्स गेन करता रहता है। वो डिपेंड करती है कि उसकी एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी है। अब इस ग्रुप के अंदर जो जीनस है हीमोफिलस, इसके अंदर अपन बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पैथोजन है, ह्यूमन पैथोजन है, वो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इसकी मॉर्फोलॉजी की अपन बात कर लेते हैं। तो ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी साइज 1.5 माइक्रोन से और 0.3 माइक्रोन इसकी साइज होती है। जो इसकी लेंथ है वो 1.5 और इसकी विड्थ जो है वो 0.3 माइक्रोन होती है। ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, क्योंकि अपन जानते हैं कि इस पूरी जीनस में जो हीमोफिलस जीनस है उसके अंदर सभी ऑर्गेनिज्म ग्राम नेगेटिव है। साथ में ये नॉन मोटाइल होता है, इसमें सेल्फ मूवमेंट की कैपेबिलिटी नहीं होती है। ये स्पोर भी नहीं बनाता है, इट इज़ नॉन स्पोरिंग, स्पोर नहीं बनाता है। और ये प्लियोमॉर्फिज्म तो शो करेगा ही, क्योंकि इस ग्रुप के जो जीनस है हीमोफिलस, इसके ऑर्गेनिज्म लगभग सभी क्या करते हैं, प्लियोमॉर्फिज्म शो करते हैं। शेप और जो इनकी साइज होती है वो चेंजेबल होती है एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं इसके कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये एक एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी अपनी ग्रोथ के लिए। साथ में जो ये ग्रोथ शो करेगा वो होगी फेस्टिडियस ग्रोथ। फेस्टिडियस ग्रोथ रिक्वायरमेंट होगी इसकी। फेस्टिडियस ग्रोथ रिक्वायरमेंट मीन्स स्पेशल ग्रोथ रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी अपन आगे बात भी करेंगे। इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो स्पेसिफिक है, जनरल मीडियाज जो है वो इसके लिए कैपेबल नहीं है, इसकी कल्चर के लिए, इसकी ग्रोथ करवाने के लिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर तो ये स्ट्रिक्ट ह्यूमन पैथोजन है इसलिए 37 ही है, और इसका जो पीएच है वो 7.8 होता है। अब बात कर लेते हैं उन फैक्टर्स की जो इसके लिए स्पेसिफिक है। तो सबसे पहले इसका जो फैक्टर है वो है 10th फैक्टर, या एक्स फैक्टर भी अपन इसको बोलते हैं, या इसको अपन बोलते हैं हेमिन फैक्टर, जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट होता है, जो इसकी ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी होता है। इसीलिए अपन ने कहा था कि फेस्टिडियस ग्रोथ रिक्वायरमेंट है, क्योंकि स्पेसिफिक हो गया है, स्पेसिफिक ग्रोथ रिक्वायरमेंट है। जनरल चीज़ों में अगर उस मीडिया में अगर ब्लड भी है और इसकी डेफिशिएंसी है एक्स फैक्टर की, तो यहाँ पे जो एक्स फैक्टर है, 10th फैक्टर है, जो हेमिक फैक्टर है, हेमिन फैक्टर है, ये अगर प्रेजेंट नहीं है तो फिर ये प्रॉपर अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। जो एक्स फैक्टर है यहाँ पे ये नेसेसरी होगा सिंथेसिस के लिए
कैटालाइसिस के लिए और इसके जो अदर एंजाइम रिएक्शंस है जो इसके रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, तो उन एंजाइम्स के सिंथेसिस के लिए भी ये फैक्टर इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद इसके दूसरे फैक्टर की अपन बात करें तो जो 5 फैक्टर है, वी फैक्टर है, इसको अपन बोलते हैं NAD, निकोटिनिमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये भी एक स्पेशल फैक्टर है जो आरबीसीज के अंदर या हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट होता है। ये एक तरह का कोडिहाइड्रोजिनेज होता है, ये एक तरह से एंजाइमिक फंक्शन है इसका, जो इसके अंदर कैटालाइसिस के अंदर हेल्प करेगा, जो सेल के मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होता है। ये हो गए इसके दोनों फैक्टर्स की बात। अब अपन बात कर लेते हैं ब्लड एगार के अंदर ये किस तरह की ग्रोथ शो करेगा। ये स्पेशल एक मीडिया लिया है अपन ने, जो एक सॉलिड मीडिया है ब्लड एगार, ये इसकी कॉलोनी स्टडी के लिए। तो यहाँ पे जो ग्रोथ होगी वो इसका एंटी होगी अगर वहाँ पे वी फैक्टर जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो क्योंकि इसकी बिना इसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है। इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए इस फैक्टर का होना ज़रूरी होता है। अगर ये फैक्टर्स प्रेजेंट है तो कॉलोनीज़ काफ़ी बड़ी और वेल डेवलप्ड होगी। ये इसके कल्चर कैरेक्टर्स। फिर अपन बात कर लेते हैं इसकी बायोकेमिकल रिएक्शन की। तो ये फर्मेंटेशन अपन यहाँ पे स्टडी करते हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शन में है। सबसे इम्पोर्टेंट अपन शुगर्स का फर्मेंटेशन की बात करते हैं। तो जो रिएक्शन है वो काफ़ी इर्रेगुलर है, जो फर्मेंटेशन रिएक्शंस है वो काफ़ी इर्रेगुलर है। तो यहाँ पे इसका ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है, लीस्ट यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, काफ़ी कम यूज़ होती है क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं है। अगर स्पेसिफिक होती तो अपन यूज़ करते इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। रेसिस्टेंस की अपन बात कर लेते हैं। तो ये कौन से तरीक़ों से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, कहाँ कहाँ ये सर्वाइव नहीं कर पाता। तो अगर 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपन 30 मिनट के लिए रखेंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर रेफ्रिजरेशन भी अपन करते हैं, रेफ्रिजरेटर में यहाँ पे टेम्परेचर की बात करें तो 0 से लेकर 4 डिग्री पे ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर पाता। इसके लिए ह्यूमिडिटी भी रिक्वायर्ड होती है, इसलिए ड्राइंग भी क्या करती है, इसको डिस्ट्रॉय कर देती है। जो जनरल डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ करते हैं वो भी इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अगर प्रोलोंग इंक्यूबेशन करेंगे, अगर मीडिया में लंबे टाइम तक अगर अपन रखेंगे तो इसके जो फैक्टर्स है, जो ग्रोथ रिक्वायरमेंट होती है इसकी, तो जो न्यूट्रिशनल जो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं उनकी कमी के कारण इसका क्या हो जाता है, ऑटोलाइसिस। अगर लंबे टाइम के लिए अपन उसमें रखते हैं उस मीडिया में तो इसका क्या हो जाता है, ऑटोलाइसिस, सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी एंटीजेनिसिटी की। तो एंटीजेनिसिटी जो है एक डिजीज़ प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी जो है उसके अंदर अपन देखेंगे कि जो कैप्सुलेटेड स्ट्रेन है वो एक्चुअली पॉलीसैकेराइड नेचर का जो एंटीजन है उसके कारण होता है। और इसके बेसिस पे, इन एंटीजन्स के बेसिस पे, अलग अलग तरह के एंटीजन्स होते हैं इसके अंदर, उनके बेसिस पे इसके जो है 6 टाइप्स आइडेंटिफाई हुए हैं। अलग अलग 6 सब टाइप से इसके स्ट्रेन्स हैं। तो ए से लेके एफ तक, ए टू एफ, दैट इज ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से 6 इसके सब टाइप्स है, पैथोलॉजिकल स्ट्रेन्स हैं। और इन सभी स्ट्रेन्स में जो है इसका जो टाइप बी स्ट्रेन है, जो टाइप बी स्ट्रेन है वो मोस्ट इन्फेक्शियस है। सबसे ज़्यादा ह्यूमन में इन्फेक्शंस इसी के कारण होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी पैथोजेनिसिटी की, किस तरह से इसकी पैथोजेनेसिस होती है। तो नॉर्मली इनहेबिट्स द नेजोफेरिंग्स एंड टॉन्सिलर रीजन इन मैनी नॉर्मल पर्सन। वैसे नॉर्मल पर्सन के अंदर भी जो है ये नेजोफेरिंग्स में और टॉन्सिलर रीजन के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। प्राइमरली जो है ये पैथोजन है वो कोज करेगा मेनिंजाइटिस और लेरेंजियो एपिग्लोटाइटिस, लेरिंग्स है, एपिग्लोटिस है, वहाँ पे भी इन्फेक्शन कोज करेगा। आसपास के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये यूस्टेकियन ट्यूब के द्वारा ये ईयर में भी जा सकता है, इन्फेक्शन कर सकता है वहाँ पे भी, और वहाँ कोज करेगा ओटाइटिस मीडिया, मिडिल ईयर का इन्फेक्शन। और साथ में ये न्यूमोनिया कोज करेगा, इसकी ज़्यादा ग्रोथ होती है, लंग्स के अंदर ग्रो करेगा, वहाँ पे न्यूमोनिया कोज करेगा।
आर्थराइटिस भी कर सकता है अगर इसका ब्लड इन्वेजन होता है तो, ब्लड में चला जाता है तो। साथ में ब्लड में जाने के कारण जो है एंडोकार्डियम जो है हार्ट की इंटरनल लेयर है वहाँ पे भी ये इन्फेक्शन कोज करेगा, और ब्लड के साथ ही जो है वो ब्रेन में भी जाता है, वहाँ पे मेनिंजाइटिस कोज कर रहा है। अगर इसके जो अदर जो इन्फेक्शंस की बात करें, सेकेंडरी पैथोजन की तरह काम करता है। सेकेंडरी पैथोजन मीन्स पहले से बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो रखा हो तो होस्ट का डिफेंस पावर वीक हो जाता है, उसकी वजह से इसको मौका मिल जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये कोज करेगा पेरिकार्डाइटिस और अदर टाइप के सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस की। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस में अपन सबसे पहले बात करेंगे हीमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे सबसे पहले अपन TLC देखते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट देखते हैं, तो वहाँ पे ये बढ़ी हुई अपने को मिलेगी ल्यूकोसाइटोसिस, दैट इज इंक्रीज नंबर ऑफ WBC। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट जिसको अपन DLC बोलते हैं, तो उसके अंदर अपन देखेंगे कि न्यूट्रोफिल्स की नंबर बढ़ी हुई मिलेगी। अगर उस पर्सन में अपन बैक्टीरियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करें तो स्पेसिमेन अपन कहाँ से लेंगे, स्पुटम ले सकते हैं क्योंकि वहाँ पे ये ग्रो करता है। नेजोफेरिंजियल स्वाब ले सकते हैं क्योंकि नेजोफेरिंग्स के अंदर ग्रोथ करता है। अगर मेनिंजाइटिस जैसे केस हो तो CSF भी अपन विड्रॉ कर सकते हैं कल्चर के लिए। तो ये जो स्पेसिमेन इनमें से जो भी अपन ने लिया है तो उसका स्मीयर प्रिपेयर करेंगे और स्मीयर एग्जामिनेशन करेंगे। तो स्मीयर एग्जामिनेशन में क्या शो करेगा, स्मॉल क्लम्प्स, छोटे छोटे क्लम्प्स ग्रुप्स शो करेगा, और फाइन प्लियोमॉर्फिक ग्राम नेगेटिव जो बेसिलाई है वो अपने को उसके अंदर दिखाई देगा उन क्लम्प्स के अंदर। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में यहाँ पे जो मेजर एंटीबायोटिक्स है, सल्फोनेमाइड्स है, क्लोरमफेनिकोल है, एम्पिसिलिन है, ट्राइमेथोप्रिम, सल्फोमेथाक्सिजोल है, और अदर एंटीबायोटिक्स इसके लिए इफ़ेक्टिव है। रेसिस्टेंस की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्लेरिथ्रोमाइसिन अपन देते हैं रेसिस्टेंट को। रेसिस्टेंट नहीं हो, रेसिस्टेंस को प्रिवेंट करने के लिए क्लेरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। साथ में अमोक्सिक्लेव जो है अपन यहाँ पे दे सकते हैं, रिफेम्पिसिन भी दे सकते हैं, ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। अमोक्सिक्लेव या अमोक्सिक्लेवोलुनेट एसिड जो है इसके अंदर अमोक्सिलिन के साथ में होता है क्लेवोलुनेट एसिड, जिसके कारण ये रेसिस्टेंस डेवलप करने से प्रिवेंट करता है। ये हो गए इसके ट्रीटमेंट की बात जिसमें अपन ने एंटीबायोटिक्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके प्रोटेक्शन के लिए। तो वहाँ पे वैक्सीन्स अवेलेबल है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, हिब कॉन्जुगेटेड वैक्सीन अवेलेबल है जो इन्फेंट्स और चिल्ड्रंस के अंदर अपन देते हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है। वैक्सीन जो होती है वो प्रिवेंट करती है डिजीज़ को, किस तरह से, बाय रिड्यूसिंग फेरेंजियल कोलोनाइजेशन। जो फेरिंग्स है उसके अंदर इस ऑर्गेनिज्म का कोलोनाइजेशन, उसका डेवलपमेंट, इसकी ग्रोथ वहाँ पे ये प्रिवेंट करेगा, और इस तरह से आगे भी इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। जब ग्रोथ नहीं होगी तो ये आगे डिजीज़ कोज नहीं कर पाता है। ये है इसका प्रोटेक्शन। ओके, थैंक यू।